अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2 का अथवा वाला क्वेश्चन। देखिए, सिंपल सा समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी है और ये समझना भी आपके लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? संचार के विभिन्न प्रकारों का सोहदरण समझाइए। देखिए, यहाँ पूछा क्या गया है कि संचार करने के लिए जो अलग-अलग प्रकार हैं, मतलब विभिन्न प्रकार हैं, उन प्रकारों को आपको समझाना है। ये समझ लीजिए कि संप्रेषण और संचार एक ही काम है। संप्रेक्षण, संचार एक ही काम है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि संप्रेक्षण में कुछ अलग बताना होगा, संचार में कुछ अलग बताना होगा, नहीं। तो जो आंसर हमने ऊपर पढ़ा, सेम आंसर आपको नीचे देखने को मिलेगा। सारे पॉइंट सेम है, ठीक है? अगर यहाँ पे संचार का कुछ और पूछा गया होता, भई महत्व पूछा गया होता, प्रक्रिया पूछी गई होती, तो आपको कुछ और बताना होता। पर यहाँ पे संचार के विभिन्न प्रकार पूछे गए हैं और ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछा गया था, एक बार हम फिर देख लेते हैं। ऊपर में पूछा गया था कि संप्रेक्षण के विभिन्न माध्यम या फिर प्रकार, भाई किन माध्यम से हम लोग बात करते हैं, ठीक है? कौन-कौन से प्रकार हैं बात करने के? तो सेम वही चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है? कि भई यहाँ पे पहले संचार के बारे में जो आपने संप्रेक्षण के बारे में बताया, वही आप यहाँ पे बता देंगे कि भई विचारों का विचार, भावनाओं, सूचनाओं और अनुभवों का आदान-प्रदान होता है संचार के माध्यम से, ठीक है? यह ना केवल व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत बनाता है, बल्कि समाज के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचार के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनका उपयोग करके हम अपने विचारों, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं। ठीक भाई, संचार के जो अलग-अलग माध्यम है या प्रकार हैं, प्रकार की बात करें तो हम उनका प्रयोग करते हैं ताकि मैं सामने वाले से अपनी भावनाओं को शेयर कर सकूँ, मैं अपने विचारों को उसे बता सकूँ, ठीक है? तो नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे जो हमने ऊपर बात करी थी, पहला आता है मौखिक, मौखिक में आता है बातचीत, भाषण और टेलीफ़ोन। आप ना देखिए, मौखिक संचार के सारे पॉइंटों को अच्छे से कवर अप करिए, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं तो कहूँगा कि संचार के जितने भी प्रकार हैं या फिर संप्रेषण के जितने भी माध्यम हैं, इनको अच्छे से कवर करिए। पहला आता है मौखिक संचार, फिर आता है लिखित। लिखित में क्या-क्या आ जाता है? लेटर आ जाती है, पत्र आ जाता है, ठीक है? फिर आ जाता है ईमेल, फिर आ जाता है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है? फिर तीसरा आता है आपके पास दृश्य संचार, दृश्य मतलब फ़ोटोज़, ठीक है? तो इसमें आ जाता है, पहला आता है चित्र, फिर आता है वीडियो और फिर आता है ग्राफ़िक्स। ये हो गया आपका, ठीक है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको ऊपर आंसर में बताया था ना बिक्री के बारे में, वैसा ही यहाँ पे दिया गया कि जैसे किसी कंपनी की बिक्री की रिपोर्ट में हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग चार्ट्स को बना के उस चीज़ को प्रस्तुत करते हैं और वो चार्ट बनाना आता है आपका ग्राफ़िक्स के अंतर्गत, ठीक है? यहाँ पे पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, पॉज़ करके वीडियो, कोई इश्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पे वीडियोज़ में जो पॉइंट है, वो हल्के से लिखने के तरीके से अलग है, बट चीज़ें वही हैं, ठीक है? आप अगर सेम ऊपर वाला भी समझाते हैं, आपको पूरे नंबर दिए जाएँगे, कहीं भी आपके नंबर कटेंगे नहीं, ठीक है? चित्र हो गया, वीडियो हो गया, ग्राफ़िक्स हो गया। अब डिजिटल की बात कर लेते हैं तो भई सोशल मीडिया आ जाता है, ठीक है? सोशल मीडिया जैसे फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि प्लेटफ़ॉर्म लोगों को विचार कर साझा करने का क्या करते हैं, मदद करते हैं। उदाहरण के लिए आप फ़ेसबुक पर अपनी यात्रा की तस्वीरें लोगों के साथ साझा कर सकते हैं और बहुत सारे लोग उस तस्वीर को देख सकते हैं, ठीक है? एक ही समय पे। ब्लॉग्स आ जाता है, ठीक है? व्यक्तिगत और व्यावसायिक विचारों को साझा करने का एक माध्यम होता है। लोग अपने अनुभव, ज्ञान और राय को लिखकर साझा करते हैं, जैसे किसी एक विषय पर जानकारी देने वाले ब्लॉग्स। और फिर वेबिनार आ जाता है, जिसमें भाई ऑनलाइन सेमिनार हो रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि कोई शैक्षणिक वेबिनार मतलब शिक्षा, एजुकेशन से जुड़ा कोई वेबिनार जिसमें विशेषज्ञ अपनी राय साझा करते हैं, ठीक है? मतलब राय देते हैं जिसमें भाई जो बड़े-बड़े लोग हैं जो कि एजुकेशन के सेक्टर में बहुत आगे जा चुके हैं, ठीक है? बहुत पढ़ चुके हैं। अब वो लोग अपना एक वेबिनार लॉन्च कर रहे हैं, वो लोग वेबिनार में हमें कुछ चीज़ें बताएँगे, ठीक है? हम लोग उनसे वो अपनी चीज़ें हमसे साझा करेंगे। तो क्या हो गया, ये वेबिनार के अंतर्गत हो जाता है। ठीक है? वेबिनार ऑर्गेनाइज़ करना ईज़ी है, ठीक है? आप लोग क्या करिए, सिंपल सा एक गूगल मीट पे लिंक बना लीजिए, ठीक है? एक मीटिंग जॉइन कर लीजिए। उस मीटिंग में आप लोग क्या है, कि आप लोग होस्ट हैं जो कि सभी लोगों को अपने जो व्यूज़ हैं, थॉट्स हैं, वो आप बताएँगे उन लोगों को। तो ये वेबिनार के तौर पे हो जाता है, ठीक है? तो ये हो गया आपका, ठीक है? तो समझ लीजिए कि संप्रेषण के माध्यम और संचार की प्रकार सेम ही चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ कम नहीं है। आपको जो पॉइंट ऊपर बताए गए थे, वही पॉइंट आपको नीचे एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है? आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अब निष्कर्ष आप लिख देंगे, ठीक है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो अथवा वाला पॉइंट है, इसीलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि सेम सेम पॉइंट है, ठीक है? तो आपको कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग उसको एक तो वीडियो को रोक कर आप समझ सकते हैं या सो प्रीवियस जो हमने पढ़ा था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, उसको आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, इस चीज को समझते हैं। देखिए, अभाषिक संप्रेक्षण की विशेषता बताते हुए संप्रेक्षण की विभिन्न भूमिकाओं को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पहले तो पूछा गया है अभाषिक, मतलब आपको भाषा का यूज नहीं करना,
और अभाषिक संप्रेषण की विशेषताएं बतानी है। ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम बोलकर ना करें, ठीक है, उसकी विशेषताओं को आपको बताना है। फिर बताते हुए आगे बढ़ना है, क्या बताना है, संप्रेषण में उसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। संप्रेषण का जो पूरा प्रोसेस है उसमें उसकी क्या भूमिका है ये आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर की तरफ चलते हैं। अभाषिक संप्रेषण मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक तो वर्बल कम्युनिकेशन हो गया जिसमें हम बोल के बात कर रहे हैं, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया जिसमें हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं परंतु फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सामने वाले से। तो अब इसको देखते हैं कि अभाषिक संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को शब्दों के बिना व्यक्त करता है। मतलब हम लोग शब्दों का यूज नहीं कर रहे परंतु हम अपने विचार और भावनाओं को सामने वाले के साथ साझा कर रहे हैं। यह संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन में संवाद करने के तरीके को प्रभावित करता है। ठीक है, जो अभाषिक संप्रेषण है वो हमारे डेली जीवन, जो डेली लाइफ है उसमें किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करने या संवाद करने का जो तरीका है उसको प्रभावित करता है। अभाषिक संप्रेषण में हाव भाव, शारीरिक भाषा, चेहरे चेहरे के भाव, इशारे और अन्य संकेत जो है शामिल होते हैं। अब देखिए, जो अभाषिक संप्रेषण है ना उसको समझ लीजिए कि उसमें क्या क्या होता है। उसमें हाव भाव होते हैं, शारीरिक मतलब बॉडी लैंग्वेज होती है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है ये होता है, आपके हाथों के इशारे आते हैं और अन्य संकेत आते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आती हैं अभाषिक संप्रेषण के अंतर्गत। ठीक है, तो इस लेख में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, तो इन चीजों को देखते हैं। विशेषताओं की बात करें तो पहला आता है संदेश का प्रभावी संचार। अभाषिक संप्रेषण संदेश को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में मदद करता है। जब हम किसी बात को कहते हैं तो हमारे हाव भाव और चेहरे के भाव उस संदेश को और भी स्पष्टता प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति मैं खुश हूं कहता है लेकिन उसका चेहरा उदास है, सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे अभाषिक की बात कर रहे हैं परंतु ये हमारे डेली लाइफ जिसमें हम लोग बोलकर बात करते हैं इस चीज को भी प्रभावित करता है। तो इस चीज को भी समझते हुए चलते हैं। देखिए, कई लोग जो कि बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, वो लोग सामने वाले के साथ बात करते हैं या तो इशारों से, मतलब हाथों के इशारों से, बॉडी लैंग्वेज से, कई तरीके होते हैं। ठीक है, इसके कई तरीके हैं। बट जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी बातचीत करते हैं, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, अगर हम फेस टू फेस मिलकर क्लासेस अटेंड करें, बातचीत करें, ठीक है, तो इसकी अलग चीज हो जाती है। अब इस चीज को समझते हैं कि ये किस तरह हमें प्रभावित करता है। देखिए, यहाँ पे जैसे उदाहरण दिया गया है, उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ कि मैं खुश हूँ परंतु मेरा जो चेहरा है वो उदासी से भरा हुआ है, मेरे दिमाग में कई सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, मेरा चेहरे से पता नहीं चल रहा कि मैं खुश हूँ। नॉर्मल सी बात है, मेरे चेहरे से पता नहीं चल रहा मैं खुश हूँ, पर मैंने स्टेटमेंट दी है कि मैं खुश हूँ। तो क्या ये सही होगा? नहीं, मैं गलत संदेश सामने वाले को दे रहा हूँ। मैं बता तो रहा हूँ मैं खुश हूँ पर मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये है कि अभाषिक संप्रेषण की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? कि संदेशों को प्रभावित संचार। मैं सामने वाले को क्या बताना चाहता हूँ अगर मैं सही एक्सप्रेशंस, सही हाव भाव के साथ उसे बताता हूँ तो क्या होगा, मेरा संदेश और प्रभावी ढंग से सामने वाले तक पहुंचेगा। ठीक है, वहीं वह लोग जो कि बातचीत नहीं करते हैं, ठीक है, अभाषिक के अंतर्गत अगर हम बात करें, वह लोग जो कि बिल्कुल बातचीत नहीं करते हैं, वो सिर्फ हाथों के इशारों से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सामने वाला जो कि उनके हाथों के इशारों को समझ रहा है, ठीक है, अगर वो सही प्रकार से समझता है तो उनका जो संदेश भेजने का तरीका है, जैसे मैं अगर सामने वाले के साथ इशारों में बातें कर रहा हूँ और मैं सही इशारे उसको बताता हूँ कि भाई मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, तो वो जो मैसेज है जो मैं उसे भेजना चाहता हूँ वो सही प्रकार से और प्रभावी ढंग से उसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अभाषिक संप्रेषण के अंतर्गत भाई जो मैसेज भेजने का तरीका है वो प्रभावी संचार होता है अगर हम लोग हाव भाव और संदेश को सही प्रकार से भेजते हैं। तो ठीक है, हाव भाव भी इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, और ये पता है कहाँ इंपॉर्टेंट रखता है, नॉर्मली आपकी डेली लाइफ में तो आप हो सकता है कि थोड़ी बहुत गलती करें, बट अगर आप लोग स्टेज पे बता रहे हैं तो वहां पे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हाव भाव, आपके देखने का तरीका, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। अगर आप लोग स्टेज के शोज देखते होंगे, ठीक है, तो वो लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज से लेकर हर एक चीज को सही प्रकार से यूज करते हैं। ठीक है, जो कि स्टेज पे परफॉर्मेंस देते हैं, शोज देते हैं, ठीक है, वो लोग इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं। तो ये है कि बॉडी लैंग्वेज वहाँ पे भी जरूरी होती है। अभाषिक संप्रेषण का पहला पॉइंट क्या हो गया कि संदेशों का प्रभावी संचार, जिसमें हमारे हाव भाव इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बोलने से ज्यादा। ठीक है, दूसरा आता है संवेदनशीलता। अभाषिक संप्रेषण संवेदनशीलता को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह हमें बिना शब्दों
के अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति देता है। जैसे कि किसी मित्र के दुखी होने पर उसे सांत्वना देने के लिए हमें उसे गले लगाकर उसके कंधे पर रखकर अपनी सहानुभूति व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे क्या होता है, सहानुभूति संवेदनशीलता के बारे में पॉइंट किया गया है। किस बारे में, कि अभाषिक संप्रेषण संवेदनशीलता को भी व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। देखिए नॉर्मल सी बात है कि कभी कभार व्यक्ति भाई संवेदनशील होते हैं सामने वाले व्यक्ति, ठीक है, या मैं संवेदनशील हूँ। अगर मैं दुखी हूँ तो सामने वाला मेरे को क्या करेगा, मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है कि भाई वो मेरे को गले लगा लेगा, ठीक है। अगर मैं दुखी हूँ, मेरे को गले लगा लेगा, या फिर कंधे पे हाथ रखकर सहानुभूति देगा। किस प्रकार से, कंधे पे लोग कहते हैं ना कि शाबाशी देते हैं। अगर देखिए दो चीजें हैं, सिंपल सी बात है, दो चीजें हैं। अगर मैंने एग्जाम में टॉप किया है और मेरे को घर वाले कहें अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो ये तो एक वर्बली हो गया। परंतु कोई मेरे को आके मेरी पीठ थपथपाए कि वाह क्या बात है, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो कॉन्फिडेंस है और ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। हमें क्या मिलेगी, अंदर से ही खुशी मिलेगी कि हमें किसी ने कमर थपथपाई है। और दिन है, ये आपने सुना होगा, ठीक है। आप लोगों की भी, अगर आपने कभी टॉप किया हो, आपके घर वालों ने भी, आपने कोई बहुत अच्छा काम किया तो आपके घर वालों ने थपथपाई होगी। तो ये एक चीज है कि संवेदनशीलता है। किस प्रकार से, कि हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, ठीक है, हमारे बोलने से ज्यादा। मैं बोल नहीं रहा हूँ परंतु मैंने सामने वाले की कमर थपथपा दी, सामने वाला दुखी है, मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के उसे सहानुभूति दी। वहां पे क्या होगा, हमारी अभाषिक संप्रेषण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे बोलने से ज्यादा। अगर मैं बोलता, वो सुनता शायद उसके उतना फर्क नहीं पड़ता, परंतु मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, ठीक है, उसको सहानुभूति दी कि सब ठीक हो जाएगा, क्या होगा, सब ठीक हो गया। उसके मन में रहा कि हाँ, किसी ने तो वो कहा। तो ये चीज है, इस चीज को आप इस प्रकार से भी आप समझिए। देखिए पॉइंटों को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझिए, आपको एग्जाम में अपने शब्दों में बना के लिखना होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप समझते हुए चलिए कि अभाषिक संप्रेषण संवेदनशीलता को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह हमें बिना शब्द को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति देता है, ठीक है। भाई मेरे को बिना कोई शब्द कहे मैं अपनी भावनाएं सामने वाले के साथ व्यक्त कर सकता हूँ, इस चीज की मेरे को अनुमति मिलती है अभाषिक संप्रेषण के अंतर्गत। जैसे कि किसी मित्र के दुखी होने पर सांत्वना देने के लिए उसे गले लगा लिया, या फिर उसके कंधे पे हाथ रख के उसे सहानुभूति दी। क्या हुआ कि जो मैं बोलना चाहता था वो मैंने बोला नहीं, मैंने उसे करा, तो क्या हुआ, मैसेज बहुत अच्छे से उसके साथ पहुंचा। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है संस्कृति पर निर्भरता। संस्कृति पर निर्भरता, अभाषिक संप्रेषण विभिन्न संस्कृतियों के में भिन्न हो सकता है, ठीक है। जो अभाषिक संप्रेषण है वो अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभाषिक संप्रेषण सभी संस्कृतियों में एक जैसा होगा, नहीं, अलग संस्कृति में अलग, अलग अलग संस्कृतियों में इशारे और हाव भाव का अर्थ अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ संस्कृतियों में आंख डालकर बात करना आत्मविश्वास का प्रतीक है, जबकि कुछ में असभ्यता मानी जा सकती है, ठीक है। देखिए इस चीज को हम सिंपल से समझ सकते हैं, ठीक है। संस्कृति में हम एक बात नॉर्मल सी बात है कि हम लोग अपने घर का एक उदाहरण ले लेते हैं। इस चीज को आप इतने इजी समझ जाएंगे, बहुत छोटा सा पॉइंट है कि हमारे संस्कृति में अभी की अगर हम बात करें तो भाई आत्मविश्वास कहाँ दिखाया जाता है, जब मैं सामने वाले के साथ आंख में आंख मिला के बात कर रहा हूँ, ठीक है, आंख में आंख मिला के बात कर रहा हूँ, तो क्या है कि मैं आत्मविश्वास दिखा रहा हूँ। परंतु वहीं अगर मैं अपने पिता से आंख में आंख मिला के बात करूंगा तो ये क्या होगी, असभ्यता होगी। मेरे को सभ्य रहना है, इसीलिए मैं अपनी आंखें झुका के उनके सामने बात करूंगा, ठीक है। उन्होंने कुछ कहा, मैं उनसे आंखें आंखें मिला के बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनके जितना बड़ा नहीं हूँ। तो इस चीज को इसलिए समझ सकते हैं, नॉर्मल सी बात है कि अलग अलग संस्कृति में अलग अलग माना जा सकता है, एक संस्कृति में भी अलग चीजें देख सकते हैं। भाई कुछ संस्कृतियों में आंखें मिलाकर, आंखों मैं सामने वाले के साथ आंख में आंख मिला के बात कर रहा हूँ, पर हम अगर हमारी संस्कृति का उदाहरण ले तो हमसे जो बड़े लोग हैं, ठीक है, फैमिली में जो भी बड़े हैं, मैं उनसे आंख में आंख मिलाकर कभी बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुझसे ऑलरेडी बहुत बड़े हैं, मेरी उतनी वो नहीं है। तो इस चीज को समझिए, ठीक है, कि कुछ संस्कृतियों में आंख मिलाकर बात करना आत्मविश्वास का प्रतीक है, और जबकि कुछ में असभ्यता मानी जा सकती है, ठीक है। आप चाहें तो उदाहरण भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप सही उदाहरण लिखते हैं सही जगह पे तो आपके नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे, इस चीज की आप गारंटी रखिए, ठीक है। सिंपल सी बात है कि संस्कृति पे निर्भरता, भाई कुछ संस्कृति में चीजें अलग होंगी, कुछ संस्कृति में चीजें अलग होंगी, ठीक है। अलग अलग संस्कृतियों में इशारे और हाव भाव का अर्थ अलग होता है। उदाहरण के लिए कुछ संस्कृति में आंखें में आंख डालकर बात करने को आत्मविश्वास कहा जाता है, और कुछ में असभ्यता मानी जा सकती है, तो जो कि मैंने आपको उदाहरण बताया ही, ठीक है। फिर आता है अवचेतना संकेत। अवचेतना संकेत को थोड़ा समझते हैं कि अभाषिक संप्रेषण अक्सर अवचेतना
स्तर पर होता है। व्यक्ति अपने विचार और भावनाओं को बिना सोचे समझे व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि जब हम किसी से मिलते हैं तो मुस्कुराना या हाथ मिलाना स्वाभाविक है। देखिए, ये कॉमन सी बात है। ये आप लोग डेली बेसिस पे बहुत यूज़ करते होंगे, इसको समझते हैं। देखिए, अवचेतना का मतलब है, संकेत का मतलब कि मैं ना वो चीज़ करना नहीं चाहता पर मैं ऑटोमैटिकली वो चीज़ कर देता हूँ। किस तरह से? मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने जाते ही हाथ मिला लिया, ठीक है? हाथ मिलाने का मतलब मैं ऐसा तो नहीं है मैं मन से गया था नहीं भई हाथ ही मिलाऊँगा, नहीं ना। मैं गया मैंने हाथ मिला लिया। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो कि हमेशा खुश रहता है। मैं गया, मैंने उसे देखा, मैं मुस्कुरा दिया। क्या हुआ कि मेरी मुस्कुराहट ऑटोमैटिक आ गई, मैं चाहता तो नहीं था, या मैं सोच के तो नहीं गया था। तो ये क्या है? ये अवचेतना है। मैं उस चीज़ को अननोइंगली मतलब बिना जाने-पहचाने कर देता हूँ। तो ये वो वाला सीन है कि व्यक्ति अपने विचार और भावनाओं को बिना सोचे-समझे व्यक्त कर सकता है। जैसे कि जब हम किसी से मिलते हैं तो मुस्कुराना या फिर हाथ मिलाना क्या है? स्वाभाविक है हम लोगों का। हम लोगों के वो स्वभाव में है कि मैं हाथ मिलाऊँगा जाके। सामने वाला अगर मेरे से मिलने आया तो हम लोग हेलो करेंगे हाथ मिलाकर। तो ये चीज़ है, ठीक है? समझिए इस पॉइंट को कि अवचेतना का पॉइंट का मतलब यही है कि मैं उस चीज़ को सोच के नहीं जा रहा हूँ, पर वो मेरी अवचेतना है। मैं गया, मैंने हाथ मिला लिया, हेलो जी, मुस्कुरा दिया, हाय कर दिया। ये सारी चीज़ें अवचेतना के अंतर्गत आती हैं। ठीक है? आपको आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप थोड़ा-सा इस चीज़ को अपने शब्दों में समझिए और आपको ईज़िली ये समझ में आ जाएगा। 5वां पॉइंट आता है हमारा शारीरिक भाषा मतलब बॉडी लैंग्वेज। ठीक है? देखिए, शारीरिक भाषा मतलब बॉडी लैंग्वेज अभाषिक संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें हमारे शरीर की स्थिति, इशारे, हाव-भाव शामिल होते हैं। जैसे कि जब हम किसी विषय पर उत्साहित होते हैं तो हमारा शरीर सक्रिय होता है और हम तेजी से बोलते हैं। नॉर्मल सी बात है कि आप लोग अपने रिजल्ट पे गए हैं, आप लोग अपने क्लास में गए, आपको रिजल्ट आपको बताया जा रहा है। आप देखिए, अब आप क्या हुआ है, आपने क्लास में हाईएस्ट नंबर पाए हैं। ठीक है? सोचिए आप सेकंड आए हैं, फर्स्ट आए हैं, थर्ड आए हैं। अब क्या होगा, आपके शरीर में एक तो उत्साहित होगी, आपको खुशी होगी अंदर से ही। ठीक है? फिर अगर आपसे कोई कुछ पूछता है तो आप उसको तेजी से बताएँगे चीज़ें। ठीक है? सक्रिय रहेंगे, आपका शरीर में एनर्जी रहेगी। तो ये चीज़ है कि शारीरिक भाषा उस समय में होती है, ठीक है? ये स्थिति के अकॉर्डिंग मेंटेन होती है। अब वहीं पे अगर हम बात करें कि हमने बात करी खुशी की, ठीक है? कि आप खुश हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी दुखी की। भाई देखिए, आपको कोई ऐसी कह सकते हैं कि न्यूज़ मिली, जिससे आपका मन क्या है एक प्रकार से आप उदास हो गए, ठीक है? दुखी हो गए उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आप लोगों से अगर कोई पूछेगा तो आप ठीक है, हाँ, इस प्रकार के वो देंगे। ठीक है? क्या देंगे? अपने जो थॉट्स हैं या फिर आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है, आप वो उतना नहीं बताएँगे, आप उस चीज़ में उतना वो नहीं करेंगे, जुड़ेंगे नहीं उस चीज़ से, ठीक है? वहीं अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है, तो आप लोग क्या रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, आपका शरीर सक्रिय रहेगा और आप तेज़ी से बोलते हैं, तेज़ी से लोगों को चीज़ें बताते हैं। तो ये उस बारे में कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें मेंटेन करती हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करती है और उसमें अभाषिक संप्रेषण एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है? कि हाव-भाव और इशारे शामिल होते हैं। यहाँ पे आप दोनों उदाहरण दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आपने एग्ज़ाम में दोनों उदाहरण दिए कि भई बॉडी लैंग्वेज इस चीज़ में हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या रहेगी, सक्रिय रहेगी, इस चीज़ में हमारी बॉडी लैंग्वेज डल हो जाएगी। किसमें? जब हमें कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी जो कि हमें दुखी कर देगी। तो इस प्रकार की चीज़, ठीक है? अभाषिक संप्रेषण की अब भूमिका की बात कर लेते हैं, तो फटाफट पहला आता है संबंधों को मजबूत बनाना, ठीक है? अभाषिक संप्रेषण व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत बनाने में क्या करता है? मदद करता है। जब हम अपने भावनाओं को शब्दों के अलावा हाव-भाव से व्यक्त करते हैं, तो दूसरे व्यक्ति के साथ हमारी निकटता बढ़ती है। उदाहरण के लिए, एक दोस्त को गले लगाना या उसके हाथ हँसने एक सकारात्मक संदेश भेजता है। ठीक है? मतलब उसके साथ हँसना एक सकारात्मक संदेश भेजता है कि भाई आप लोग अपने दोस्त को आपका दोस्त दुखी है तो उसको गले लगा रहे हैं, आपके दोस्त ने कोई अचीवमेंट हुई है, उसने कुछ अचीव किया, आप लोग उसे गले लगा रहे हैं, ठीक है? आप लोग उसके साथ हँस रहे हैं, तो क्या होगा आप लोगों के बीच में जो निकटता है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब आप लोग और ज़्यादा पास आएँगे, ठीक है? इस चीज़ को इस मेरा समझ सकते हैं कि संबंधों को मजबूत बनाता है। ये इस बारे में पॉइंट है कि भाई जो अभाषिक संप्रेषण है मतलब नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? आप लोगों के संबंधों के बीच में आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, ठीक है? आपके दोस्त हो गए, आपके वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम करते हैं उन लोगों के साथ अगर आपके अच्छे संबंध हैं, तो उसमें जो एक प्रकार से हम ये कहते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा पॉइंट आता है भावनाओं की अभिव्यक्ति। इस चीज़ को देखते हैं कि यह हमारी भावनाओं को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण माध्यम है। कभी-कभी
शब्द हमारी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन हाव भाव और चेहरे के भाव उसको स्पष्ट रूप से दर्शा सकते हैं, जैसे कि किसी समारोह में खुशी का इजहार करना। ठीक है? देखिए, कभी-कभार हम होता है ना कि कभी-कभार हम बोल नहीं पाते हैं, बट हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे जो काम है, हमारे जो इशारे हैं, शायद वो चीज़ हमारी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से, बेहतर से क्या कर पाते हैं, लोगों तक पहुँच पहुँच पाते हैं। ठीक है? तो भावनाओं की अभिव्यक्ति बहुत अच्छे प्रकार से हो जाती है अभाषिक संप्रेषण के अंतर्गत। ठीक है? जैसा कि मैंने सिंपल सी बात है, जैसा कि हमने ऊपर उदाहरण दिया। मैंने एक आपको उदाहरण दिया था ना पीठ थपथपाने का, ठीक है? कई लोग ऐसा होते हैं जो कि मुँह से बोल नहीं पाते हैं। सामने वाले ने अगर कुछ अच्छा करा है, कुछ बेहतर करा है, कुछ बहुत बढ़िया करा है, ठीक है? तो हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं जो कि उसे मुँह से नहीं बोल पाते, परंतु उनके द्वारा किया गया कोई इशारा, कोई हाव-भाव बहुत मेंटेन, बहुत वो होता है, ठीक है? आके उसने आपकी पीठ थपथपा दी परंतु कुछ नहीं कहा, तो समझ जाइए कि आपको शाबाशी मिली है, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है और काफ़ी महत्वपूर्ण रोल भी प्ले करती है कि कभी-कभी हमारे शब्द भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन जो हमारे हाव-भाव हैं, ठीक है? वो काफ़ी अच्छे से स्पष्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे जैसे उदाहरण दिया गया, जैसे कि समारोह में खुशी का इज़हार करना कि भई आपके यहाँ पे कोई समारोह है, ठीक है? आप उसमें खुशी है, बट आप बोल नहीं पा रहे हैं, बट आप खुश हैं। आप हमेशा मुस्कुरा रहे हैं, आपका जो शरीर है ऊर्जा में है, आप लोग कोई काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे मन से कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आ जाती हैं। तीसरा आता है संवाद की स्पष्टता। अभाषिक संप्रेषण संवाद की स्पष्टता बढ़ाता है। जब हम किसी विषय पर बात कर रहे होते हैं तो हमारे इशारे और हाव भाव उस विषय की गहराई को समझाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की दिशा देखने के लिए हाथ का इशारा करना। समझिए इस चीज का क्या है कि भाई संवाद की स्पष्टता। मैं नॉर्मल से बात कर रहा हूँ सामने वाले व्यक्ति के साथ, ठीक है? इस चीज को समझ लीजिए उदाहरण के तौर पे कि मैं सामने वाले व्यक्ति के साथ बात कर रहा हूँ किसी टॉपिक को लेकर, ठीक है? अब अगर मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ, मेरे जेब में हाथ है, नॉर्मल सी बात है, मेरी जेब में हाथ है, मैं बोले जा रहा हूँ, हाथों का कोई इशारा नहीं है, तो सामने वाले को क्या लगेगा? ये सामने वाला जो मेरे को कुछ बता रहा है, ये भी इंटरेस्टेड नहीं है उस टॉपिक को बताने में, तो ये लगेगा। परंतु वहीं पे आपके हाथों के इशारे भी हो रहे हैं, आप लोग एक प्रकार से किसी चीज़ को बताने के लिए अपने हाथ का इशारा करके हाथ को भी मोड़ रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ ये दिखाती है कि आप लोग संवाद में एक तो इंटरेस्टेड है, आप संवाद में जो बात कर रहे हैं, विषय पे बात कर रहे हैं, उसमें आप गहराई दिखा रहे हैं, तो सामने वाला क्या करेगा? उसको समझने में मदद करेगा, उसको चीज़ें समझ भी आएँगी। ठीक है? तो ये है कि संवाद की स्पष्टता इस चीज़ से निर्भर होती है कि अभाषिक संप्रेषण संवाद की स्पष्टता को क्या करता है? बढ़ाता है। जब हम किसी विषय पर बात कर रहे होते हैं, ठीक है? जैसे मैं सामने वाले के साथ बात कर रहा हूँ किसी भी विषय पर, तो हमारे इशारे और हाव-भाव उस विषय की गहराई को समझाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं कि भई हमारे जो हाथों के इशारे हैं, मैं उस विषय को लेकर कितना गहराई से सोचता हूँ, कितना गहराई से आपको समझाना चाहता हूँ, ये सामने वाला समझ जाएगा। ठीक है? उदाहरण के लिए किसी वस्तु की दिशा दिखाने के लिए हाथ का इशारा करना कि मैं ब बताना चाहता हूँ कि वो वाली चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं हाथ का इशारा करूँगा, ठीक है? तो ये चीज़ है कि संवाद की स्पष्टता इस चीज़ से बढ़ जाएगी। चौथा पॉइंट आता है संवेदनशील मुद्दों पर संवाद। संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत करते समय अभाषिक संप्रेषण महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा होता है, तो उसे केवल शब्दों से नहीं बल्कि संवेदनशीलता से समझाना आवश्यक होता है। ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या है संवेदनशील है, किसी टॉपिक को लेकर मतलब कठिन परिस्थिति से गुज़र रहा है, सामना कर रहा है, ठीक है? उसके लिए डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, तो उस समय उससे शब्दों में बात करना हो सकता है उतना इफ़ेक्टिव ना हो जितना अगर हम उसके साथ अभाषिक तौर से बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है? देखिए पॉइंट सारे के सारे कनेक्टेड है, सेम पॉइंट्स हैं, कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पे हम संवेदनशील की बात कर रहे हैं, अगर सामने वाला व्यक्ति गलत समय मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कठिन परिस्थितियों में है, ठीक है? तो उसको भई बोलने के साथ-साथ भई उसको गले लगा लेना, उसको समझाना कि हाँ, सब ठीक हो जाएगा, ये तो समय है, निकल जाएगा। इस प्रकार की चीज़ों के साथ करेंगे तो क्या होगा? संवेदनशीलता से समझने में आवश्यक होता है। ठीक है? सामने वाला भी उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेगा। ठीक है? 5वाँ पॉइंट आता है भाई सामाजिक संकेतों की बात करें तो अभाषिक संप्रेषण सामाजिक संकेत प्रदान करता है, जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि किसी स्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि समारोह में औपचारिकता बनाए रखना और औपचारिक माहौल में आरामदायक रहना। अब देखिए, सामाजिक संकेत का क्या मतलब है? अभाषिक संप्रेषण सामाजिक संकेत प्रदान करता है। अभाषिक जो संप्रेषण है मतलब नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन जिसकी बात हम बात कर रहे हैं, ठीक है? सामाजिक संकेत प्रदान करता है। हमें अगर हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो हमें सामाजिक संकेत जो है उसे प्रदान करता है। किस प्रकार से? जो हमें ये समझने में मदद करता है कि किस स्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए। या ये देखिए, ये चीज़ एक ज़रूरी चीज़ है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग किस स्थिति में कैसा व्यवहार करेंगे।
कैसा व्यवहार करेंगे? स्थिति के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बताया गया कि भई समारोह, कोई आप फंक्शन में हैं, किसी समारोह में हैं, तो औपचारिकता मतलब फॉर्मल रहना आवश्यक है, ठीक है? परंतु आप ऐसे माहौल में मतलब आप अनौपचारिक माहौल में आरामदायक रह सकते हैं, जैसे मर्ज़ी बैठ सकते हैं, जैसे मर्ज़ी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर आप समारोह में हैं, तो वहाँ पे आपको औपचारिकता मतलब फॉर्मलनेस बनाए रखना होगा। अगर वहाँ पे भी आप ऐसे ही बैठ गए हैं पैर फैला के कहीं भी, जैसे आप बिल्कुल घर पे ही होते हैं नॉर्मली पैर फैला के बैठ गए, कैसे भी खा रहे हैं जैसे मर्जी, ठीक है, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, तो इस प्रकार की चीजें क्या होगी, आपको दिखाएंगी बाकी लोगों से अलग, और ये नहीं करना है। इसीलिए सामाजिक संकेत हमें मिलते हैं अभाषिक संप्रेक्षण के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें क्या होता है हमें पता चलता है कि भाई हमें समारोह में या किसी फेस्टिवल में फंक्शन में किस प्रकार से बिहेव करना है, किस प्रकार से रहना है, और जब हम हमारा अनौपचारिक माहौल बनता है, तो हमें वहाँ पे आरामदायक रहना है। ये सारी चीज़ें हम सामाजिक संकेत के अंतर्गत समझते हैं, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने कई सारे अपने भी उदाहरण प्रस्तुत करे हैं। आप लोग अपने उदाहरणों के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी, ठीक है? या फिर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया, प्लीज़ कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आपके 2 दिन बाद एग्ज़ाम है। आप प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है? हम लोग आपको कमेंट बॉक्स में ही आपको उस पॉइंट के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देंगे, जिसको आपको पढ़ के ईज़िली समझ में आ जाएगा उस पॉइंट के बारे में। तो प्लीज़ जाइए, कमेंट बॉक्स खुला है, एक बार कमेंट करिए। ऐसा मत सोचिए कि आपको कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपने उस चीज़ को आगे बढ़ा दिया, नहीं, आगे नहीं बढ़ना है। जब तक समझ में नहीं आए तब तक उस चीज़ को छोड़ना नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष आप देखिए, निष्कर्ष में मेरे को ख़ैर मैं लिखता हूँ निष्कर्ष, बट बात ये है कि निष्कर्ष को पढ़ने में जो टाइम लगता है ना, उस चीज़ को आप पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। हम फटाफट समझ लेते हैं। अभाषिक संप्रेषण मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो विचारों और भावनाओं को शब्दों के बिना व्यक्त करने का क्या है, माध्यम प्रदान करता है। इसकी विशेषताएँ इसे संवाद और प्रभावी संवेदनशील तरीके बनाती है। यह न केवल व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत बनाता है, बल्कि संवाद का स्पष्टता और संवेदनशीलता मुद्दों पर भी म म बातचीत में भी मदद करता है। ठीक है? तो जो भी हमने ऊपर बताया था कि भई बिना शब्दों को बोले हम लोग अपने भावनाओं, विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, तो ये हम कर सकते हैं अभाषिक संप्रेषण के माध्यम से। ठीक है? आप लोग पॉज़ करके निष्कर्ष को देख सकते हैं। निष्कर्ष जो आपने ऊपर बताया है, केवल उसको छोटे शब्दों में और ईज़ी लैंग्वेज में आपको नीचे यहाँ पे बता देना है। अब देखिए, अथवा का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए, रिपोर्ट राइटिंग एक ज़रूरी चीज़ है आपके लिए और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस चीज़ को देखते हैं। रिपोर्ट में क्या पूछा गया है? दिल्ली के कूड़ा निस्तारण योजना अभियान पर एक सर्वश्रेष्ठ रिपोर्ट तैयार कीजिए। ठीक है? यहाँ पे क्या है कि भई दिल्ली में कूड़ा निस्तारण योजना अभियान, एक योजना अभियान चल रहे थे, तो उसके ऊपर आपको क्या है ना, रिपोर्ट राइटिंग तैयार करनी है। रिपोर्ट राइटिंग की बात करें, आंसर में आपको लिखना है तारीख, समय और प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप लोग क्या बताएँगे? देखिए, समझते हुए चलते हैं चीज़ों को, कि हमें एक रिपोर्ट लिखनी है किस चीज़ के ऊपर? दिल्ली के कूड़ा निस्तारण निस्तारण योजना अभियान। एक अभियान चल रहा था जिसमें कूड़े का क्या होगा? निपटारा निपटारा होगा। तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनानी है। तो इस चीज़ को देखते हैं कि पहले आप तारीख लिख देंगे, फिर समय लिख देंगे, फिर प्रस्तावना लिख देंगे। प्रस्तावना शब्द का मतलब है कि हम यहाँ पे उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। मतलब जो इंट्रोडक्शन होता है ना, वो देखते हैं। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, एक विशाल और विविधपूर्ण शहर है। यहाँ की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण कूड़ा प्रबंधन एक गंभीर समस्या बन गई है। देखिए, ये जो रिपोर्ट राइटिंग है ना, ये आपको अपने शब्दों में लिखनी है। ठीक है? आपको वहाँ पे टॉपिक दिया जाएगा। आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि फॉर्मेट किस प्रकार से होगा, क्या लिखना है, ठीक है? और मैं आपको बता देता हूँ, रिपोर्ट राइटिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने एक प्रकार से आता है 6 लाइन, 8 लाइन, 10, 20 लाइन की लिख दी, नहीं। एक अच्छे से फॉर्मेट में अगर आप सही प्रकार से लिखेंगे ना रिपोर्ट राइटिंग, मैं कह रहा हूँ आपकी जितने नंबर की रिपोर्ट राइटिंग होगी, उसमें से 75% आपको नंबर मिलेंगे रिपोर्ट राइटिंग के, अगर आप सही प्रकार से लिखते हैं तो। ठीक है? तो समझिए, रिपोर्ट राइटिंग का मतलब ही यही है कि आपने एक तो फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले आप तारीख लिखेंगे, समय लिखेंगे, उसके बाद प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में आप ये सारी चीज़ें बताएँगे। हम यहाँ पे दिल्ली के कूड़े के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम दिल्ली के बारे में थोड़ा-सा बता देंगे। क्या है? भारत की राजधानी है, एक विशाल और विविधपूर्ण शहर है, जहाँ की जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है भई डेली-डेली। तो जिसके कारण क्या हो रहा है? कूड़ा प्रबंधन एक गंभीर समस्या बन गया है। जनसंख्या बढ़ेगी, कूड़ा बढ़ेगा, कूड़ा प्रबंधन करना एक गंभीर समस्या बन गया है। ठीक है? कूड़ा निस्तारण योजना का उद्देश्य इस समस्या का समाधान करना है। ठीक है? ये जो योजना बनाई गई है, इस योजना का काम क्या है कि भाई जो कूड़े की समस्या है दिल्ली में, उसका क्या करें? समाधान करें। इस रिपोर्ट में दिल्ली के कूड़ा निस्तारण योजना की विशेषताएं, उद्देश्य, कार्यप्रणाली, चुनौतियां और विश्लेषण किया गया। अब जो रिपोर्ट हमने नीचे दी है, मतलब डिटेल में बताइए, उसमें हमने क्या क्या बताया है? उसमें हमने बताया है भाई अभियान की विशेषताएं,
उद्देश्य, ठीक है, अभियान की विशेषताएं, उद्देश्य, कार्यप्रणाली, चुनौतियां, ये सारी चीजें हमने नीचे एक्सप्लेन करी है। अब उन चीज को देख लेते हैं। कूड़ा निस्तारण निस्तारण योजना का उद्देश्य। दिल्ली सरकार ने कूड़ा निस्तारण योजना के तहत निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए हैं। भाई कूड़े को किस तरह से निपटारा करना है, उसके लिए भाई जो योजना के तहत कुछ उद्देश्य बताए हैं। उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य स्वच्छता बनाए रखना, शहर की स्वच्छता को सुनिश्चित करना ताकि नागरिकों को स्वस्थ वातावरण मिल सके, ये उसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है? कूड़े का उचित प्रबंधन, कूड़े को सही तरीके से इकट्ठा करना, परिवहन करना और नष्ट करने का एक उसका उद्देश्य है। तीसरा है पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण योजना, सामग्री को अलग करके उन्हें पुनर्उपयोग करना है। पुनर्चक्रण का मतलब रिसाइकलिंग वाला जो प्रोसेस है, कि भाई ऐसी चीजें जो कि रिसाइकल हो सकती है, रीयूज हो सकती है, ठीक है, साफ सूफ करके उनका पुनर्उपयोग किया जा सकता है, उसके बारे में। फिर चौथा आ जाता है जन जागरूकता, नागरिकों में स्वच्छता और कूड़ा प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ये चार उसके उद्देश्य बताए गए हैं। आपको भी ऐसा ही रिलेटेड टॉपिक मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि टॉपिक एकदम ही आपका आउट ऑफ द बॉक्स होगा, नहीं, रिलेटेड टॉपिक ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड चीजें आपको बतानी होंगी, ठीक है। जैसे हमारा तो कूड़े के निपटारे के बारे में है दिल्ली में, तो हमने दिल्ली के बारे में थोड़ा सा बता दिया, उसके उद्देश्य। अब देखिए, ये चीज समझ लीजिए कि रिपोर्ट राइटिंग के पॉइंट्स जो होंगे ना, वो आपको लिखे लिखाए नहीं मिलेंगे, वो आपको वहीं पे लिखने होंगे। तो इस चीज को समझिए कि पॉइंट आपको बनाना क्या है। आपको जब रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, तो आपको दिमाग में ही सोच लेना है कि भाई हम लोग इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में इसके उद्देश्य बता सकते हैं, इसकी विशेषताएं बता सकते हैं, इसमें कमी रह गई ये बता सकते हैं, ये अच्छा काम किया गया ये बता सकते हैं। तो इस पर रिपोर्ट राइटिंग आपकी अच्छी तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि योजनाओं की विशेषता की बात करें तो कूड़ा संग्रहण प्रणाली। दिल्ली में कूड़ा संग्रहण के लिए विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का उपयोग किया जाता है। इन गाड़ियों को विशेष रूप से कूड़े के प्रकार के अनुसार क्या किया गया, डिजाइन किया गया। जैसे कि सड़क पर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां, ये गाड़ियां नियमित रूप से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में क्या करती है, कूड़ा उठाती है। फिर दूसरा आता है डोर टू डोर संग्रहण। ये प्रणाली नागरिकों के दरवाजे पर जाकर कूड़ा इकट्ठा करने का कार्य करती है। देखिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली के कूड़े निपटारे के बारे में, तो जो लोग दिल्ली में रहते होंगे उन्हें पता होगा कि दिल्ली एक प्रकार से कह सकते हैं कि दिल्ली में कूड़ा उठाने के लिए जो गाड़ियां चल रही है उनका काम ही है कूड़ा उठाना। तो एक तो गाड़ी जो कि आपके घर घर गली गली आती है, ठीक है, और एक गाड़ी जो कि आपके मेन रोड्स पे कूड़ा उठाने का काम करती है। ये दो तरह की गाड़ियां हैं जो कि नियमित रूप से काम कर रही है। तो ये पॉइंट क्या है, रिलेट करता है। इस तरह के पॉइंट आप लोग बना के लिख सकते हैं ऑन द स्पॉट, आपको फुल में से फुल नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। अब क्या है पूछा गया कि भाई पहला पॉइंट है या विशेषता है कि कूड़ा संग्रहण प्रणाली किस प्रकार की यूज की जा रही है। तो हम लोग मतलब दिल्ली में ये जो अभियान चल रहा है, इस प्रकार से आप सोचिए कि जो अभियान चलाया गया उसके माध्यम से कूड़ा संग्रहण करने के लिए गाड़ियों का प्रयोग किया जा रहा है, जो गाड़ियां घर से घर 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 जाकर कूड़ा उठा रही है और जो सड़कें हैं उन पर कूड़ा उठाने का काम कर रही है। दूसरा पॉइंट बनेगा आपका प्रणाली के बाद कूड़े का वर्गीकरण। कूड़ों को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा रहा है। पहला है जैविक और दूसरा है गैर जैविक। जैविक जैसे खाद्य सामग्री, फल, सब्जियां। गैर जैविक जैसे प्लास्टिक, धातु या कागज जैसी चीजें, ठीक है। इस वर्गीकरण में पुनर्चक्रण की प्रक्रिया सरल बन जाती है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो जाता है। हम रिपोर्ट राइटिंग को इस बात कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में था, तो इसके भी आने के चांसेस है, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। कि कूड़े का वर्गीकरण के बारे में पॉइंट बन गया एक, कि भाई कूड़े का वर्गीकरण किसके किया जा रहा है, दो पॉइंट में किया जा रहा है भाई, जैविक और गैर जैविक। जैविक में वो सारी चीजें जो कि भाई एक प्रकार से हो सकता है ना कि जमीन में मिल सकती है, जैसे खाद्य सामग्री खाने योग्य कोई चीज होगी, फल या सब्जी हो गई। वहीं गैर जैविक की बात करें तो भाई प्लास्टिक हो गई, कोई धातु की चीज हो गई या कोई कागज जैसी चीज हो गई जो कि गैर जैविक नहीं है उस चीज को। और इससे क्या होता है, वर्गीकरण करने से पुनर्चक्रण की जो प्रोसेस है वो इजी हो जाती है, ठीक है। फिर आता है पुनर्चक्रण केंद्र। भाई रिसाइकल के जो सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे कूड़े को रख कर उसको रिसाइकल करने का काम किया जाता है, उसके बारे में बात करें तो दिल्ली में पुनर्चक्रण केंद्र स्थापित किए गए जहाँ पर गैर जैविक कचरे को पुनर्संसाधित किया जाता है। यहाँ पर यह केंद्र की प्लास्टिक, कागज और धातु जैसी सामग्रियों को पुनः प्रयोग करने में मदद करते हैं, ठीक है। ये जो पुनर्चक्रण केंद्र बनाए गए हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये प्लास्टिक, कागज या फिर धातु की जो चीज है जिसको दोबारा यूज किया जा सकता है, तो उसको क्या करेंगे, उस चीज को दोबारा यूज करने के लिए तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। चौथा पॉइंट आ जाता है जन जागरूकता कार्यक्रम। भाई दिल्ली सरकार ने विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम कार्यक्रम चलाए ताकि नागरिकों को स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के महत्व के बारे में बताया जा सके। स्कूल, कॉलेज, समुदाय केंद्रों में कार्यशाला आयोजित किए गए थे, कार्यशालाएं, ताकि लोग, बच्चे, नया यूथ इस चीज को समझ सके कि कूड़े का निपटारा करना कितना आवश्यक है और कूड़ा अगर फैला रहेगा तो ये कितना
हानिकारक है। ठीक है? इस चीज़ के लिए क्या किए गए भाई, स्कूल, कॉलेज और समुदाय के जो केंद्र हैं, भाई जहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो सकते हैं, वहाँ पे कार्यशालाएँ लगाई गई। ठीक है? वहाँ पे कार्यशालाएँ आयोजित की गई और लोगों को समझाया गया कि किस प्रकार कूड़े का जो निपटारा है वो किया जाना चाहिए, जन को जागरूकता करने के कार्यक्रम चलाए थे। अब कार्यप्रणाली की बात कर लेते हैं भाई। कूड़ा निस्तारण योजना का क्रियान्वयन निम्नलिखित चरणों में किया गया। भाई जो उसका क्रियान्वयन है वो किस प्रकार से किया गया? पहला आता है संग्रहण, इकट्ठा करना, डोर टू डोर मतलब दरवाजे से दरवाजे जाकर कूड़े को इकट्ठा करना। प्रणाली के माध्यम से नागरिकों से कचरा इकट्ठा किया जाता है। दूसरे में वर्गीकरण की बात करें तो इकट्ठा किए गए कचरे को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे जैविक और गैर जैविक। ठीक है? जैसे भाई खाद्य योग्य सामग्री जो कि जैविक हो जाती है, और प्लास्टिक, धातु और कागज जो कि गैर जैविक हो जाता है। ठीक है? तीसरा आता है परिवहन। वर्गीकृत कचरे को पुनर्चक्रण केंद्र या निपटान स्थलों पर पहुंचाया जाता है। अब जो कचरा मतलब वर्गीकृत कर लिया गया, मतलब बांट लिया गया, उसको कैटेगराइज कर लिया गया कि भाई जैविक ये है, अजैविक गैर जैविक ये है, इनको क्या करना, अब इनको उठाकर पुनर्चक्रण केंद्र, रिसाइकल सेंटर पे ले जाना, या फिर जहां पे उस कचरे का निपटारा होगा वहां ले जाना और वहां पे उसे पहुंचाना। चौथा उस कचरे का निपटान कर देना। जैविक कचरे को कंपोस्टिंग द्वारा निपटान किया जाता है, जबकि जो गैर जैविक है उसे पुनर्चक्रण के द्वारा रीयूज करने के लिए तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट आता है आपका इसी रिपोर्ट में चुनौतियां लिखना। देखिए अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको रिपोर्ट लिखनी है ना, तो उसमें आप उसके उद्देश्य भी लिख सकते हैं। ठीक है? लिख नहीं सकते, लिखने होंगे आपको। अगर किसी जैसे कह सकते हैं कोई कार्यक्रम चलाया गया उसके ऊपर रिपोर्ट लिख दीजिए, तो आप भाई कार्यक्रम के क्या उद्देश्य थे, कार्यक्रम में क्या प्रोसेस किया गया, मतलब काम किस प्रकार से हुआ। ठीक है? उसमें क्या चुनौतियां आई, क्या विशेषताएं थी, और अंत में निष्कर्ष। ये सारी चीजें आप लिख देंगे ना, आपकी रिपोर्ट राइटिंग बढ़िया तैयार हो जाएगी। ठीक है? तो हम यहाँ पे चुनौती की बात कर रहे हैं दिल्ली में कूड़े निपटान के लिए। तो दिल्ली के कूड़ा निस्तारण योजना अभियान को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चुनौतियां क्या है भाई? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या है दिल्ली की तेजी से बढ़ रही है, जिससे उत्पन्न होने वाले कचरे की मात्रा भी बढ़ रही है। अब क्या हो रहा है भाई? दिल्ली की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और उसी के मुकाबले कचरा भी तेजी से बढ़ रहा है, परंतु गाड़ियां तो लिमिटेड है, लोग तो लिमिटेड है जो कि कचरा उठा रहे हैं या फिर कचरे का निपटान करने के लिए काम कर रहे हैं। तो वो एक समस्या आ गई। दूसरी आ गई जन जागरूकता की कमी। भाई लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक नहीं हो पाए। ठीक है? कई नागरिक अभी भी स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक नहीं है, जिससे योजनाओं का प्रभाव कम हो रहा है। फिर तीसरा आ जाता है संसाधनों की कमी। पर्याप्त संसाधन या बुनियादी ढांचे की कमी भी एक बड़ी चुनौती रही है। और चौथा आ जाता है राजनीतिक और प्रशासनिक बाधाएं। कभी कभी राजनीतिक कारणों से योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित होता है। भाई कभी कभी पॉलिटिकली कुछ हो जाता है या राजनीतिक जो कारण आ जाते हैं, उनके कारण क्या होता है भाई, ये जो योजना चलाई जा रही है उस योजना के ऊपर रोक लग जाती है या उसको प्रभावित किया जाता है। ठीक है? तो ये आपके पॉइंट हो जाते हैं। पहले आपने हमने क्या क्या बताया, इस चीज को एक बार फिर कवर अप कर लेते हैं। आप फॉर्मेट में लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डेट, किस दिन रिपोर्ट तैयार की जा रही है। फिर टाइम, किस समय लिखी जा रही है। फिर आएगी प्रस्तावना, क्या टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक के बारे में आप प्रस्तावना में बताएंगे। फिर अगर भाई टॉपिक ऐसा है जैसे कि दिल्ली में कूड़ा निपटान के बारे में, ठीक है, हो गया, या फिर कोई भी रिपोर्ट राइटिंग हो गई, अगर टॉपिक कुछ ऐसा है तो आपको बताना पड़ेगा उसके उद्देश्य। उद्देश्य क्या थे भाई, उस योजना को करने के क्या उद्देश्य थे। ठीक है? फिर विशेषताएं, योजना की क्या विशेषताएं हैं, विशेषताएं बता दी। फिर भाई कार्यप्रणाली, योजना जो चल रही है उसकी कार्यप्रणाली क्या है, मतलब काम कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेस है काम को होने का, ये बता दिया। और अंत में आपने बता दिया यहाँ पे चुनौतियां, भाई योजना के सामने क्या क्या चुनौतियां आ रही है। ये आपका रिपोर्ट राइटिंग पूरी तैयार हो जाएगा। ठीक है? अंत में हमने यहाँ पे निष्कर्ष भी लिख दिया। हम निष्कर्ष पढ़ सकते हैं कि दिल्ली के कूड़े निस्तारण योजना अभियान में शहर की स्वच्छता और स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि इसे सफल बनाने के लिए जन जागरूकता, संसाधनों की उपलब्धता और प्रशासनिक सहयोग आवश्यक है। यदि इन चुनौतियों पर ध्यान दिया जाए तो दिल्ली एक स्वच्छ और स्वस्थ शहर बन सकती है। ठीक है? तो ये आपकी जो निष्कर्ष है वो आपका तैयार हो जाता है। ठीक है? हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है अथवा वाले ऑप्शन के साथ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें आपको दिखाया गया है रिपोर्ट राइटिंग, ओ सॉरी डायरी राइटिंग। अब देखिए ये सारे टॉपिक्स ना डायरी राइटिंग के हो गए, ब्लॉग राइटिंग के हो गए, जो कि हम आगे देखेंगे। इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। मैं आपको लिखने का फॉर्मेट बताऊंगा, आपको ऑन द स्पॉट वहाँ पे टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक के ऊपर आपको लिखना है। ठीक है? समझ जाइए। क्वेश्चन क्या है कि डायरी लिखने का आशय और उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भाई डायरी डायरी लिखने का क्या आशय है, क्यों लिखी जाती है, उसकी विशेषताएं क्या है, ये आपने बता दिया। फिर इस क्वेश्चन को करने के बाद इसमें एक चीज और पूछी गई है। क्या पूछी गई है? अपने जीवन के किसी एक महत्वपूर्ण घटना पर एक डायरी का अंश भी तैयार कर दीजिए। ठीक है? आपको क्या लिखना है? एक डायरी राइटिंग करनी है। आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी
उसके ऊपर एक आपको डायरी राइटिंग लिखनी है। तो आप देखिए किस तरह आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले डायरी राइटिंग का आशय क्या है? भाई डायरी राइटिंग लिखी क्यों जाती है? इस चीज़ को समझिए, बहुत ज़रूरी है। डायरी लेखन व्यक्ति की दैनिक गतिविधियाँ, विचार, भावनाओं और अनुभवों को लिखने की कला है। ठीक है? डायरी राइटिंग क्या है? व्यक्ति के में किसी व्यक्ति, जैसे मैं अपनी बात करूँ, तो डायरी राइटिंग मेरे लिए मेरी दिन में जो गतिविधियाँ हुई हैं, वो मेरे विचार, मेरी भावनाओं और मेरी अनुभवों को एक जगह पे लिखने का क्या है? माध्यम है। ठीक है? तो डायरी राइटिंग व्यक्ति के दैनिक गतिविधियाँ, जो कि उसके दिन में गतिविधियाँ हुई, वो विचार, भावनाओं और अनुभवों को लिखने की कला है। ठीक है? यह एक निजी लेखन विधि है। मतलब डायरी राइटिंग क्या है? एक प्राइवेसी वाली चीज़ है। ठीक है? निजी लेखन विधि है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की छोटी-छोटी घटनाएँ, सुख-दुःख और चिंताओं को अभिव्यक्त करता है। भई, डायरी राइटिंग में लोग क्या करते हैं? भई, अपने जीवन में छोटी-बड़ी जो भी घटनाएँ घटी हैं, या फिर कोई सुख-दुःख हुआ है, या कोई चिंता है, वो सारी चीज़ें डायरी राइटिंग में लिखते हैं। डायरी लेखन ना केवल आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम है, मतलब हम लोग डायरी राइटिंग के माध्यम से अपने आप को समझते हैं। ठीक है? हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं डायरी राइटिंग में। माध्यम है, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक विकास में भी मदद करता है। ठीक है? डायरी राइटिंग क्या करता है? आप लोगों की, हम लोगों की मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से विकास करने में भी हमारी हेल्प करता है। कौन-सा प्रोसेस? डायरी राइटिंग का प्रोसेस। ठीक है? आपको समझ आ गया? डायरी लेखन में कोई निश्चित नियम नहीं है। ठीक है? डायरी लिखने के कोई नियम नहीं है। ठीक है? जो व्यक्ति के मन में आता है, वह उसे अपने शब्दों में व्यक्त करता है। ठीक है? इसे व्यक्त किसी इसे व्यक्ति के किसी भी भाषा और शैली में लिखा जा सकता है। ठीक है? आप देखिए, डायरी राइटिंग का कोई प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में डायरी राइटिंग लिखनी है, यही चीज़ यूज़ करनी है। ठीक है? इस बारे में। तो अब इसको देख लेते हैं। वे मेरा जो मन है, उस समय मैं वो लिख दूँगा अपनी डायरी राइटिंग में, क्योंकि मेरी डायरी है, मेरी प्राइवेसी है, मैं उसमें चाहे तो कुछ लिखूँ। ठीक है? जो मेरे मन में आएगा मैं वो लिख दूँगा, तो वो चीज़ है। अब बात करते हैं इस बारे में कि डायरी लेखन की विशेषताएँ क्या है? पहला पॉइंट आता है निजी और स्वच्छंद लेखन। डायरी लेखन पूरी तरह से निजी होता है, मतलब प्राइवेट होता है। इसे पाठक समाज के लिए नहीं लिखता। ठीक है? मैं डायरी राइटिंग अपने लिए लिख रहा हूँ, ना कि मैं समाज में रहने वाले लोगों के लिए। ठीक है? तो समाज के लिए नहीं लिखता, बल्कि यह लेखक की आत्म अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। डायरी राइटिंग क्या है? जो व्यक्ति लिख रहा है, उसकी आत्म अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। आत्म अभिव्यक्ति का क्या मतलब है? यहाँ पे नॉर्मल सी बात है। देखिए, आत्म व्यक्ति मतलब मैं, मेरे मन में क्या है, मैं अपनी अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, मैं अभिव्यक्त कर रहा हूँ अपनी भावनाओं को, जिन जो कि चीज़ें मैं किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं बता सकता, उन चीज़ों को मैं अपनी डायरी में लिख रहा हूँ, तो ये आत्म अभिव्यक्ति हो जाती है। ठीक है? कि मैं खुद की बातें कर रहा हूँ, खुद से, तो वो मैं डायरी में लिख रहा हूँ, तो ये हो जाता है। ठीक है? आत्म अभिव्यक्ति का क्या है? माध्यम है। फिर आता है भावनाओं की अभिव्यक्ति। व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचार और मनोस्थितियों को डायरी के माध्यम से व्यक्त करता है। यह एक प्रकार की भावनात्मक विसर्जन है। ठीक है? वही एक व्यक्ति जो कि एक प्रकार से डायरी राइटिंग करता है, वो अपने विचारों, भावनाओं और मनोस्थिति, जो कि उसके जीवन में या उसकी मानसिक स्थिति है, ठीक है? वो अपनी डायरी राइटिंग में वो चीज़ों के बारे में लिखता है। फिर आती है स्वतंत्र शैली। इसमें किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं है, कोई नियम का पालन नहीं करना पड़ता। लेखक अपनी सुविधा और स्वभाव के अनुसार इसे लिख सकता है। ठीक है? चौथा पॉइंट आता है तारीख और समय का उल्लेख। अब भाई डायरी राइटिंग में तारीख और समय लिखना ज़रूरी हो जाता है, कि भाई मैं ये डायरी किस दिन लिख रहा हूँ, किस समय लिख रहा हूँ, ये चीज़। तो डायरी में अक्सर यह प्रविष्ट के साथ तारीख और समय का उल्लेख किया जाता है, जिससे यह लेखक के जीवन का समयबद्ध दस्तावेज बन जाता है। ठीक है? जिससे ये पता चले कि भाई लेखक ने इस दिन, इस समय ये चीज़ लिखी थी। ठीक है? पाँचवाँ पॉइंट आता है आत्मचिंतन का माध्यम। डायरी लेखन व्यक्ति के आत्मचिंतन और अपने विचारों को समझने में मदद करता है। यह व्यक्ति को अपने जीवन के अनुभवों को सीखने में भी प्रदान करता है। अब देखिए, सिंपल सी बात है। मेरा एक प्रकार से मैं अपना ही उदाहरण लूँ, ठीक है? तो हो सकता है मेरे मेरे मन में कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि मैं किसी व्यक्ति के साथ नहीं बता सकता। तो वो मैं डायरी में लिख दूँगा। ठीक है? कुछ समय बाद जब मैं उन विचारों को पढ़ूँगा, जब मैं अपनी दोबारा डायरी राइटिंग पढ़ता हूँ, तो मेरे को क्या समझ में आएगा कि मैंने विकास करा है कुछ? मेरे जीवन में चेंजेस आए हैं, या फिर मैं जो उस समय सोचता था जब मैंने इसे लिखा था, क्या मैं भी वो आज सोचता हूँ? इस प्रकार की चीज़ें आत्मचिंतन, मैं अपने बारे में चिंतन कर रहा हूँ अपनी डायरी को पढ़कर। तो ये चीज़ें में हमें हेल्प करती है हमारी डायरी राइटिंग। ठीक है? कि भई आज मैंने अपना विचार लिखा डायरी में। ठीक है? आज से मैं 1 साल बाद, मेरे 1 साल में तो मेरे जीवन में कई सारे चेंजेस आए होंगे। 1 साल बाद मैं जब अपनी डायरी में वो विचार दोबारा पढ़ूँगा जो कि मैंने आज लिखा है, ठीक है? तो क्या मैं उस विचार से ये समझ पाऊँगा?
कि मैं भई मेरे जीवन में चेंजेस आए नहीं आए, मैंने कुछ अलग किया नहीं किया, या फिर मैं आज भी वैसे ही हूँ जैसा मैं 1 साल पहले था। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो इससे क्या मिलता है, व्यक्ति को अपने जीवन में अनुभवों से सीखने में क्या मिलता है, अवसर प्रदान होता है। ठीक है? अवसर प्रदान होता है, मैं आत्मचिंतन कर पाता हूँ, चीज़ों को और बेहतर रूप से अपने बारे में समझ पाता हूँ। सरल भाषा। डायरी लेखन में सरल और व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग होता है ताकि लेखक अपने विचारों को सहजता से व्यक्त कर सके। ठीक है, डायरी लेखन में ना बिल्कुल इजी लैंग्वेज यूज की जाती है। इजी लैंग्वेज मतलब इजीएस्ट। ठीक है, मैं कोई फॉर्मल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई बड़े बड़े शब्दों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे मन में जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो मैं अपने डायरी लेखन में कर सकता हूँ। अब क्या होगा कि डायरी लेखन में सरल और व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो मेरी अपनी व्यक्तिगत भाषा है ना, मैं उस भाषा में लिखूंगा ताकि लेखक अपने विचारों को सहजता से व्यक्त कर सके। ठीक है, ताकि मेरे जो विचार है ना, मैं उन्हें सहज रूप से अपनी डायरी में नोट डाउन कर सकूं। आप सपोज करिए कि भाई, उदाहरण के तौर पे लेते हैं हाइपोथेटिकली कि भाई हमें डायरी राइटिंग लिखने का एक प्रोसेस होता है जिसमें हमें इंग्लिश भाषा का यूज करना है। ठीक है, अब लिखना तो है डायरी राइटिंग, हमें कुछ तो अपने बारे में बताना है अपनी डायरी में, तो हम डायरी राइटिंग लिख रहे हैं, परंतु इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करना है। अब क्या होगा, हम लोग कहीं पर हो सकता है कुछ हमारे जो मन की भावना है वो हम इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हैं, तब्दील नहीं कर पा रहे, उसे चेंज नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा, हम लोग लिख पाएंगे नहीं। तो यही है कि सरल और व्यक्तिगत भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं डायरी राइटिंग में, ताकि हमारे मन में जो चीज है वो हम उसे इजी लैंग्वेज में लिख सकें अपनी डायरी में, और जब हम उसे कल पढ़ेंगे तो हम उसे बहुत जल्दी समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये हो जाता है हमारे डायरी राइटिंग के बारे में जो हमने क्या है विशेषताएं, आपको हमने 5 विशेषताएं 6 विशेषताएं बताई, आपको सारी अच्छे से समझ में आई हो। आपको नहीं आई एक बार आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स खुला है, आपको कोई पर्टिकुलर नहीं समझ आया, ठीक है, आप को अगर नहीं समझ आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, 1 से 2 बार नोट्स को हमारे पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब महत्वपूर्ण घटना पर डायरी का अंश तैयार करना, तो देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको डायरी राइटिंग पढ़ के नहीं बताऊँगा, आपको कोई भी एक एक प्रकार ये कह सकते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए डायरी राइटिंग के बारे में तो आप वहाँ लिख सकते हैं, ठीक है? तो किस फॉर्मेट में लिखना है ये देख लीजिए। पहले आपको लिखनी है डेट, फिर आपको लिखना है समय, ठीक है? और उसके बाद आपको डायरी राइटिंग लिख देनी है, ठीक है? यहाँ पे निष्कर्ष दिया है, निष्कर्ष हमने डायरी राइटिंग के बारे में नहीं दिया, मतलब ये जो हमने लिखा है ना, ये, इसके बारे में हमने निष्कर्ष नहीं दिया, हमने निष्कर्ष दिया जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है? उसके बारे में हमने निष्कर्ष दिया है। निष्कर्ष में क्या बताया कि डायरी लेखन आत्म अभिव्यक्ति का एक प्रभावी माध्यम है जो व्यक्ति को अपने विचार और भावनाओं को समझने में अवसर प्रदान करता है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पलों को सहजने का एक विशेष माध्यम भी है। तो ये हमारा डायरी राइटिंग के बारे में हो जाता है, ठीक है? नॉर्मल सी बात है, आपको डायरी राइटिंग के बारे में जो भी हमने ऊपर बात करी है विशेषताएं और उसके बारे में जो पॉइंट है, ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए डायरी राइटिंग किस प्रकार से लिखनी है। ऐसा नहीं है डायरी राइटिंग में आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिख देनी है। देखिए हमने यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 लाइन में या 5 से 6 लाइन में हमने अपनी डायरी राइटिंग खत्म कर दी। ठीक है? तो इस प्रकार से आप 8-10 लाइन में डायरी राइटिंग लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? आपको ऐसा ही कोई ईज़ी सा टॉपिक मिलेगा जैसे कि महत्वपूर्ण घटना बतानी है। अब महत्वपूर्ण घटना है, तो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी रियल लाइफ़ के बेस पर कोई घटना बता देनी है, नहीं-नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है। ठीक है? आपको क्या करना है, आपको इमेजिनरी कोई घटना बना लेनी है कि भई मैं उस दिन कॉलेज गया था, मेरे कॉलेज में एक ऐसा अच्छा दिन बीता। इस प्रकार से आपको कुछ भी बता देना है। ऐसा नहीं है आपके रियल लाइफ़ में कुछ बेस हुआ तो आपने वो बता दिया हो। ठीक है? इस प्रकार की चीज़ें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे। ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा है कि आज के दिन में मेरा जीवन का सबसे खास दिन था। मैंने आज अपने कॉलेज में वार्षिक उत्सव में भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इस प्रकार से आप कुछ भी बता सकते हैं। अथवा की बात करते हैं। अथवा में हमारा आता है ब्लॉग राइटिंग का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला ऑप्शन जिसमें पूछा गया है, ब्लॉग लेखन किसे कहते हैं? सामाजिक और व्यावसायिक जीवन पर इस पे होने वाले फायदे का उल्लेख का कीजिए। ठीक है? देखिए ब्लॉग लेखन किसे कहते हैं? ब्लॉग लेखन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो ब्लॉग लेखन मतलब ब्लॉग राइटिंग एक रचनात्मक लेखन विधि है जिसमें व्यक्ति इंटरनेट पर अपने विचार, अनुभव और जानकारी को साझा करता है। ठीक है? ब्लॉग लेखन क्या है? एक रचनात्मक मतलब एक, हम इसमें क्या कर रहे हैं? चीज़ों की रचना कर रहे हैं। हम लेखन की जो प्रोसेस है, उसकी हम रचना कर रहे हैं। क्या है? रचनात्मक लेखन विधि है, जिसमें क्या करते हैं? व्यक्ति जैसे कि मैं इंटरनेट पर अपने विचार, अनुभव और जानकारी को बाकी लोगों के साथ लिख कर साझा कर रहा हूँ। यह एक डिजिटल लेखन का एक प्रकार है जिसे किसी विषय विशेष पर या व्यापारिक मुद्दों पर लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, ब्लॉग राइटिंग जो है वो किसी पे भी हो सकती है भाई, कोई पर्टिकुलर स्पेशल या फिर हम कहें विषय हो सकता है, टॉपिक हो सकता है, या फिर कोई एक मुद्दा भी हो सकता है व्यापक, कोई बहुत बड़ा मुद्दा भी हो सकता है, हम लोग उस मुद्दे पे अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी मुद्दा ले लीजिए भाई, अभी करंट टाइम में जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उस मुद्दे के ऊपर आप लोग ब्लॉग लिख सकते हैं।
ठीक है? वो सॉरी ब्लॉग जो है, ब्लॉग राइटिंग है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो आप लोग अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। अब ब्लॉग का मुख्य उद्देश्य पाठकों को जानकारी प्रदान करना है, विचारों को व्यक्त करना है, किसी उत्पाद या सेवा या व्यवसाय को बढ़ावा देना है। ठीक है? भाई ब्लॉग राइटिंग का जो मुद्दा है या उद्देश्य है वो क्या है? भाई जो व्यक्ति उस ब्लॉग को पढ़ रहा है उसको जानकारी देना, विचारों को व्यक्त करना। भाई मेरे जो विचार हैं जब मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ तो मेरे जो विचार हैं वो मैं अपने ब्लॉग में लिखूंगा। जो व्यक्ति उस ब्लॉग को पढ़ेगा वो मेरे विचारों को पढ़ पाएगा। ठीक है? तो विचारों को उसके साथ व्यक्त करना, किसी उत्पाद मतलब कोई प्रोडक्ट हो गया, उसको क्या करना लोगों तक पहुँचाना, या कोई सर्विस हो गई या कोई व्यवसाय हो गया, इसको क्या करना बढ़ावा देना ब्लॉग राइटिंग के अंतर्गत आता है। ब्लॉग लेखन के लिए विशेष विषय चयन, प्रभावशाली भाषा, पाठकों के साथ संवाद बनाए क्षमता महत्वपूर्ण होती है। आप देखिए, ब्लॉग लेखन के लिए जब आप ब्लॉग लिख रहे हो, सपोज करिए आपने लिखना चालू करा, तो ब्लॉग लेखन के लिए विशेष विषय चयन, आपको किस टॉपिक पे लिखना है आपको ये पता होना चाहिए। प्रभावशाली भाषा, आपकी जो भाषा होनी चाहिए वो इफेक्टिव होनी चाहिए, और पाठकों के साथ संवाद बनाने की क्षमता। जो व्यक्ति आपका ब्लॉग पढ़ रहा है वो आपका ब्लॉग पढ़ता रहे। ठीक है? इस टाइप से आपको ब्लॉग लिखना है। ऐसा ना हो कि उसने ब्लॉग के ऊपर की 2 लाइन पढ़ी और वो चला गया। ठीक है? तो पाठकों के साथ संवाद बनाने की जो क्षमता है, वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है ब्लॉग राइटिंग के अंतर्गत। इसके जो लेखन के प्रकार हैं वो ये हैं। पहला आता है व्यक्तिगत ब्लॉग, लेखक के अनुभव और विचारों पर आधारित होता है। दूसरा आता है व्यावसायिक ब्लॉग, किसी व्यवसाय, सेवा या उत्पादों का बढ़ावा देना। और तीसरा आता है शैक्षिक ब्लॉग, ज्ञानवर्धन या अध्ययन सामग्री प्रदान करना। अब देखिए समझ लीजिए, व्यक्तिगत ब्लॉग क्या होता है कि भाई मैं अपने अनुभव, मेरा कोई एक्सपीरियंस है या कोई मेरा विचार है लोगों के साथ मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। व्यवसाय ब्लॉग क्या होता है? ऐसे ब्लॉग जिसमें कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, अपनी कोई सेवा के बारे में हमें जानकारी दे रही है और हमें बता रही है कि हमें वो सेवा यूज करनी चाहिए। ठीक है? और तीसरा आता है शैक्षिक ब्लॉग, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है? ज्ञानवर्धन और अध्ययन सामग्री। भाई ज्ञान से रिलेटेड जो जानकारी है, मतलब एक नॉर्मल सी बात है, एजुकेशन से रिलेटेड जो जानकारी है, ठीक है, वो हमें इन प्रकार के ब्लॉग्स में मिलती है। सामाजिक जीवन में ब्लॉग लेखन के फायदे, फायदे क्या है? सोच और अभिव्यक्ति का विकास। मतलब इस पॉइंट का क्या मतलब है कि ब्लॉग लिखना व्यक्ति को अपनी सोच को व्यवस्थित करना और उसे शब्दों में व्यक्त करने का माध्यम देती है। भाई सोच और अभिव्यक्ति का विकास, भाई मैंने क्या सोचा मैं उसे लोगों के साथ अभिव्यक्त करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? ब्लॉग राइटिंग कर दूंगा। सिंपल सी बात है। ब्लॉग लिखने से क्या होता है? व्यक्ति को अपने सोच, जो उसने सोचा, उसको व्यवस्थित करना और शब्दों में लोगों के साथ व्यक्त करने का एक माध्यम है, क्या है? ब्लॉग लिखना। फिर आता है दूसरा, जागरूकता फैलाना। ब्लॉग के माध्यम से समाज में जागरूकता बढ़ाना वाले विषय जैसे शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि पर प्रकाश डाला जा सकता है। ठीक है? ब्लॉग लिखने के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं। किन-किन टॉपिक्स पर भी? एजुकेशन को लेकर, पर्यावरण को लेकर या फिर स्वास्थ्य को लेकर। ठीक है? फिर आता है तीसरा, समाज से जुड़ाव। ब्लॉग लिखना विभिन्न सामाजिक समूहों और समुदायों को जोड़ने का माध्यम है। यह विचारों का आदान-प्रदान करता है और संवाद बढ़ाता है। ठीक है? ब्लॉग लिखने से क्या होता है? ब्लॉग लिखने से क्या होता है कि सामाजिक समूह जो है, वो लोग जो ब्लॉग पढ़ रहे हैं, ठीक है? उनके साथ हमारा जुड़ाव बना रहेगा, हम लोग उनसे जुड़े रहेंगे। यहाँ पे क्या होता है भाई, हम अपने विचार उनके साथ शेयर कर रहे हैं, वो लोग अपने विचार हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, तो विचारों का आदान-प्रदान भी हो रहा है। और चौथा आता है नई पहचान। ब्लॉग लिखने से लेखक को एक नई पहचान मिलती है। यह व्यक्ति की विशेषता और प्रदर्शिता को प्रदर्शिता करने का तरीका भी है, मतलब प्रदर्शित करने का तरीका है। ठीक है? ब्लॉग लिखने से क्या होता है? एक जो व्यक्ति है उसको एक अपनी नई पहचान मिलती है, नई एक अपनी सेल्फ मिलती है। ठीक है? वही पहचान के मिलती है। अब क्या होता है? यह व्यक्ति की विशेषता और प्रदर्शिता करने का एक तरीका है। व्यक्ति की विशेषता को प्रदर्शित करने का एक तरीका है कि भाई मेरे अंदर क्या विशेषता है, मैं इस चीज को आप लोगों को कैसे दिखाऊं, तो मैं लिखूंगा ब्लॉग। ठीक है? मैं एक ब्लॉग राइटिंग करूंगा, आप लोग उस ब्लॉग को पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि सामने वाला कितना अच्छा ब्लॉग लिखता है, कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। तो इस चीज़ से मैं जो मेरी जो विशेषज्ञता है, वो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। ठीक है? व्यावसायिक जीवन में ब्लॉग के फ़ायदे की बात करें, तो भई व्यवसाय जीवन की बात करें, हम यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? व्यवसाय मतलब जो बिज़नेस के रिगार्डिंग जो व्लॉग लिखे जाते हैं उसके बारे में। तो पहले हम ब्रांड प्रमोशन कर सकते हैं। दूसरा, हम डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा ब्लॉग के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है? ब्लॉगिंग डिजिटल मार्केटिंग में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये वेबसाइट ट्रैफ़िक बढ़ाने और ऑनलाइन उपस्थिति मजबूत करने में क्या करता है? मदद करता है। तीसरा आता है विश्वसनीयता और ग्राहकों का विश्वास। नियमित और गुणवत्तापूर्ण ब्लॉगिंग से व्यवसाय व्यवसाय ग्राहकों को का जो विश्वास है उसको अर्जित कर सकता है। ठीक है? अगर उदाहरण के तौर पे एक कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, ठीक है? या उसने लॉन्च किया, वो अपनी प्रोडक्ट के बारे में रेगुलरली ब्लॉग डाल रही है, प्रोडक्ट की डिटेल बता रही है, ठीक है? प्रोडक्ट किस प्रकार से कर रहा है, ये सारी चीज़ें अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें अपने ब्लॉग में दे रही है। तो क्या होगा? जो लोग
वो जो ग्राहक है उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं उनका विश्वास बना रहेगा और वो अपना विश्वास अर्जित कर पाएगी उस ग्राहकों से, ठीक है? फिर आय का स्रोत की बात करें तो वही ब्लॉग लेखन से लेखक विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप और सहबद्ध विपणन मतलब एफिलिएट मार्केटिंग जो है माध्यम से पैसा भी कमा सकते हैं, ठीक है? तो ब्लॉग लिखने से लोग पैसा भी कमाते हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो ब्लॉग राइटिंग का क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो जाता है, उसके बारे में निष्कर्ष का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है? तो निष्कर्ष आप पढ़ सकते हैं कि ब्लॉग लेखन आज के डिजिटल युग में एक प्रभावी और बहुआयामी साधन है। यह ना केवल व्यक्तियों को अपनी रचनात्मकता दिखाने का अवसर देता है बल्कि समाज और व्यवसाय के लिए भी लाभकारी है। ब्लॉग लेखन से संवाद, जागरूकता और विश्वास को बढ़ावा मिलता है। यह न केवल विचारों को प्रस्तुत करने का माध्यम है बल्कि समाज और व्यवसाय को जोड़ने और सशक्त बनाने का भी माध्यम है। देखिए, मैंने ये आपको पढ़ के केवल इसलिए बस समझा दिया कि आप लोग उसको समझ पाए, ठीक है? कि ब्लॉग लेखन क्या है भाई, करंट टाइम में एक तो डिजिटल युग चल रहा है, मतलब हम लोग डिजिटली जो दौर है उसमें है, एरा में है, ठीक है? अब क्या है कि भाई हम यहाँ पे सब कुछ डिजिटली है, तो मैं क्या करूँगा, ब्लॉग राइटिंग करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ूँगा, ठीक है? अपने विचार शेयर करूँगा और समाज के साथ जुड़ा रहूँगा। अब क्या होगा कि मैं अपने विचारों के माध्यम से भाई कोई जानकारी भी लोगों तक पहुँचा सकता हूँ, किसी प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी दे सकता हूँ, ठीक है? अगर कोई घटना घटी है उसके बारे में बता सकता हूँ, तो ये सारे ब्लॉग राइटिंग के अंतर्गत आ जाती हैं। आप कुछ अंत में जो निष्कर्ष लिखेंगे उसके बारे में, जो आपने ऊपर बताया है उस चीज़ के बारे में आप यहाँ पे बता देंगे, ठीक है? तो ये आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा ब्लॉग राइटिंग के बारे में। अब देखिए, ये समझ लीजिए कि ब्लॉग राइटिंग के बारे में क्या ज़रूरी है। एक तो उसका अर्थ ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? फिर कितने प्रकार के ब्लॉग होते हैं, तो यहाँ पे हमने 3 प्रकार के ब्लॉगों की बात करी है, ठीक है? तो आप इनको याद रखिए। फिर सामाजिक जीवन में ब्लॉग के क्या फ़ायदे हैं और व्यावसायिक जीवन में ब्लॉग के क्या फ़ायदे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? सिंपल सी बात है, सामाजिक जीवन में ब्लॉग किस प्रकार से लोगों को प्रभावित करता है, क्या फ़ायदे रखता है, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि व्यावसायिक जीवन में किस प्रकार से प्रमोट करता है, भाई ब्रांड प्रमोशन कर सकते हैं हम ब्लॉग के माध्यम से, मार्केटिंग कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और उनका विश्वास इकट्ठा कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं ब्लॉग के माध्यम से। तो ये आपका ब्लॉग का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें पूछा गया है किन्हीं 2 विषय पर टिप्पणी लिखिए। आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जाएगा कोई भी 2 टॉपिक, ठीक है? उनके ऊपर आपको लिखना होगा टिप्पणी। टॉपिक कितने हैं? 4 टॉपिक है, 4 में से आपको 2 टॉपिक के ऊपर क्या लिखनी है? टिप्पणी लिखनी है। अब इन टॉपिक्स को भी देख लेते हैं। पहला टॉपिक है भ्रमक संप्रेक्षण, फीडबैक दूसरा है, संवाद लेखन तीसरा है और संपादकीय से अभिप्राय क्या है? चौथा है। ठीक है? तो ये 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है? देखिए, इन टॉपिक्स को हम कवर अप कर लेते हैं बिकॉज़ ये थोड़े से ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है कि इन टॉपिक्स में से ही आएगा, बट अगर आता है तो आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करने होंगे, लिखने होंगे, इसीलिए हम इनको एक बार समझ लेते हैं। पहला टॉपिक आता है का मतलब भ्रमक संप्रेक्षण। भ्रमक संप्रेक्षण का मतलब होता है मिसकम्युनिकेशन, ठीक है? यह वह स्थिति है जब संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच में संप्रेक्षण में कोई गलती या भ्रम भ्रम उत्पन्न होता है, ठीक है? ये कब होता है कि भाई मैंने ये संदेश भेजा और सामने वाले ने जो संदेश प्राप्त करा, उस संदेश में कहीं न कहीं गलती है या फिर कोई भ्रम है। तो ये क्या होगा? मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। यह तब होता है जब संदेश को सही तरीके से नहीं समझा जाता या गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है? ये कब होगा? या तो मैं गलत तरीके से संदेश को सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, या फिर सामने वाले मैंने तो सही तरीके से भेजा, परंतु सामने वाले ने उसे सही तरीके से समझा नहीं, तो क्या होगा? भ्रामक संप्रेषण हो जाएगा। भ्रामक संप्रेषण के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि भाषा में की बाधाई, भाई हमारी भाषा में चेंजेस है, ठीक है? सांस्कृतिक अंतर, हमारी संस्कृतियों में अलग-अलग है संस्कृतियाँ, तो हो सकता है कि संदेश में मिसकम्युनिकेशन हो जाए, या तकनीकी समस्या, या फिर कोई टेक्निकली अगर हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मैंने कुछ बोला परंतु सही प्रकार से वो उस तक नहीं पहुँचा, तो एक तकनीकी समस्या। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति जटिल शब्दावली का उपयोग करता है, तो प्राप्तकर्ता उसे समझ नहीं पाता। तो यह भ्रामक संप्रेषण का कारण बन सकता है। इससे गलतफ़हमियाँ उत्पन्न हो सकती है, संवाद में बाधा आ सकती है। अब देखिए, समझिए कि क्या होता है कि मैं सामने वाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं उसको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, परंतु मैंने यूज़ कर लिए बड़े-बड़े और कठिन शब्द, ठीक है? परंतु प्राप्तकर्ता उसी को, जो व्यक्ति सुन रहा है मेरे को, वो व्यक्ति उसे समझ ही नहीं पा रहा कि भई सामने वाला क्या कह रहा है, ऐसे बड़े-बड़े शब्दों का क्या मतलब है, ठीक है? तो क्या होगा कि हमारे बीच में क्या होगा? गलतियाँ पैदा हो जाएँगी, भई संप्रेषण जो है वो हो जाएगा, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो सकता है, ठीक है? तो ये भ्रामक संप्रेषण कहलाता है। फीडबैक की बात करते हैं। फीडबैक सिंपल सी बात है कि भई फीडबैक संप्रेषण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रक्रिया यह वह प्रतिक्रिया, ठीक है जो संदेश प्राप्त करने वाला भेजने वाले को देता है।
ठीक है? ये फीडबैक कब मिलता है? जब मैंने अपने दोस्त को कुछ बताया, ठीक है? उसने जब वो चीज़ सुनी, समझी और फिर उसने अपना फीडबैक मुझे दिया, तो ये होगा कि भई जो संदेश प्राप्त कर रहा है, वो मेरे को अपनी प्रतिक्रिया देगा। फीडबैक से ये स्पष्ट होता है कि संदेश को सही तरीके से समझा गया या नहीं। ठीक है? फीडबैक मिलने से हमें ये पता चलता है कि हमने जो संदेश दिया था, सामने वाले को वो सही प्रकार से मिला या नहीं? मिल गया तो उसने वो संदेश सही से समझा या नहीं? तो ये फीडबैक से हमें पता चलता है। यह संवाद को और भी अत्यधिक प्रभावी बनाता है और आवश्यकता अनुसार सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है? ये क्या करता है भाई, फीडबैक क्या करता है? हमारे बीच में जो बातचीत हो रही है, हम लोग उसे और अच्छा बना सकते हैं फीडबैक के माध्यम से। ठीक है? तो फीडबैक मिलता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस करते हैं। ठीक है? हम लोग अपना जो है डेवलपमेंट करते हैं और उसके बाद अवसर मिलता है। ठीक है? तो उदाहरण के लिए यदि एक शिक्षक अपनी छात्रों को जानकारी देता है और छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों से पता चलता है कि वे विषय को समझ नहीं पाए, तो शिक्षक अपनी शिक्षण विधि में सुधार कर सकता है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि हमारे टीचर है क्लास में, ठीक है? उन्होंने हमें कुछ समझाया, हमें कुछ बताया, परंतु मेरे को कुछ समझ में ख़ास आया नहीं, ठीक है? या क्लास के ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आया। तो हम लोगों के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे, उससे टीचर ये समझेगा कि भई मैंने जिस तरीके से बच्चों को समझाया था, उस तरीके से बच्चों को समझ में नहीं आया, तो मेरे को अपना तरीका बदलना पड़ेगा। हमारी जो विधि है, जो कि मैंने प्रोसेस यूज़ करी उन्हें समझाने में, उसको मेरे को बदलना पड़ेगा या उसको सुधार करना पड़ेगा। तो क्या होगा? फीडबैक मिला। फीडबैक किनसे मिला? बच्चों से मिला। बच्चों ने जब क्वेश्चन पूछा कि सर इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, तो टीचर को समझ आया कि मैंने जो समझाया था, उससे उन्हें समझ में नहीं आया। ठीक है? तो ये है। अगला टॉपिक आता है संवाद लेखन। संवाद लेखन का मतलब होता है डायलॉग राइटिंग। यह एक विशेष प्रकार का लेखन होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में बातचीत का वर्णन होता है। ठीक है? संवाद लेखन का मतलब है डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग ज़्यादातर मूवीज़ में होती है कि 2 या 2 से कैरेक्टर्स के बीच में, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में क्या बातचीत होगी, ये पहले से लिखा जाता है। ठीक है? आपको भी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि भई आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा कि आपके और आपके दोस्त के बीच में परीक्षा को लेकर, ठीक है, बातचीत हो रही है, तो उसके ऊपर आपको 10 डायलॉग राइटिंग लिखनी है। तो आपको क्या लिखना होगा? डायलॉग राइटिंग लिखनी होगी। आपने क्या बोला? ये लिखना होगा। ठीक है? आपके दोस्त ने क्या बोला? ये लिखना होगा। फिर आपने क्या बोला? ये लिखना होगा। इस प्रकार से आपको करके 10 डायलॉग राइटिंग लिखनी होगी। ठीक है? क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस हैं, बट जो हमारा प्रीवियस पेपर था उसमें ये नहीं पूछा गया था, तो इसीलिए हमने उसे कवर अप नहीं करा है। ठीक है? तो डायलॉग राइटिंग का क्वेश्चन ये है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में क्या बातचीत हुई, इसको लिखा जाता है। ठीक है? तो ये डायलॉग राइटिंग होती है। यह लेखन शैली ना केवल रचनात्मक लेखन का उपयोग में होती है, बल्कि यह संवादात्मक कौशल विकास विकसित करने में भी सहायक होती है। ठीक है? देखिए, ये जो लिखने की शैली है, मतलब ये जो लिखने की प्रोसेस है, यह ना केवल रचनात्मक मतलब मतलब एक प्रकार से कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है? रचनात्मक लेखन का उपयोग होता है। इसमें इससे ज़्यादा भी होता है। इसमें होता है संवादात्मक लेखन विकसित होता है। भई हम लोग सामने वाले के साथ किस प्रकार से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये जो हमारा स्किल है ना बात करने की, ये भी विकसित होती है डायलॉग राइटिंग से। ठीक है? संवाद लेखन में पात्रों की आवाज़, हाव-भाव और उनकी भाषा की भावनात्मक स्थिति को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। ठीक है? संवाद लेखन में क्या होता है, ये जो डायलॉग राइटिंग है इसमें क्या होता है, पात्रों मतलब जो कैरेक्टर है, ठीक है? पात्रों की आवाज़, हाव-भाव और उनके बीच में जो भावनात्मक स्थिति है ना, उसको भी स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए उदाहरण देता हूँ कि भई मैं डायलॉग राइटिंग लिख रहा हूँ अपने और अपने दोस्त के बीच में एग्ज़ाम मतलब परीक्षा को लेकर कि मेरे दोस्त ने कुछ पढ़ाई नहीं करी है और मैंने भी कुछ नहीं करी है। परंतु उस स्थिति में मैं कैसे लिखूँगा? उस स्थिति में भई मैं इस प्रकार से लिखूँगा कि मेरा दोस्त दुखी है, उसने इस प्रकार से पढ़ाई नहीं करी, मैं भी थोड़ा हूँ टेंशन में हूँ कि मैंने एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई नहीं करी। तो इस प्रकार से चीज़ें लिखी जाएँगी। ठीक है? उदाहरण के लिए नाटक या कहानी में संवाद लेखन से पाठकों को पात्रों की सोच और उनके संबंधों की गहराई का अनुभव होता है। ठीक है? उदाहरण के लिए अगर आप नाटक या फिर कहानी देखते हैं ना, तो आपको देखेंगे कि जो वो कैरेक्टर सामने वाला बोल रहा है ना, वो पहले से ही कहीं लिखा हुआ है और वो किस तरीके से बोलेगा ये भी लिखा हुआ है। ठीक है? तो क्या है कि संवाद लेखन से पाठकों के पात्रों और उनकी सोच और उनके संबंधों की गहराइयों का अनुभव भी होता है। ठीक है? चौथा आता है हमारा संपादकीय अभिप्राय। संपादकीय मतलब एडिटोरियल। एक विशेष प्रकार का लेख होता है जो किसी समाचार पत्र या पत्रिका में प्रकाशित होता है। ठीक है? एडिटोरियल या फिर संपादकीय क्या होता है, एक अलग प्रकार का लेखन कला होती है जिसमें क्या होता है जो कि समाचार पत्रों या पत्रिका जो मैगजीन्स आती है ना उसमें लिखा होता है। ठीक है? इसका उद्देश्य किसी विशेष मुद्दे पर विचार व्यक्त करना होता है। ठीक है? आपने एडिटोरियल्स शायद आपने ना देखे हो, बट अगर आप न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स पढ़ते होंगे तो आपको देखने को मिलेगा एडिटोरियल्स। ठीक है? उसमें क्या होता है व्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत करता है।
संपादकीय लेखन का व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत होता है, ठीक है? संपादकीय लेखन से क्या होता है, जो व्यक्ति उसे लिख रहा है उसका दृष्टिकोण हम लोगों को पता चलेगा, ठीक है? और समाज में चल रहे मुद्दे पर विचार विमर्श करता है। भाई समाज में जो मुद्दे चल रहे हैं उसके ऊपर वो अपने विचार विमर्श करेगा हम लोगों के साथ। संपादकीय आमतौर पर सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर बात करता है, ठीक है? देखिए, संपादकीय लेखन किस तरह का होता है, भाई समाज में जो कोई मुद्दे चल रहे हैं करंट टाइम में, कोई भी मुद्दा ले लीजिए आप भाई, कि समाज में गरीबी है, ठीक है? समाज में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, या फिर हम कहें राजनीति में भाई पॉलिटिकली कितने सारे प्रॉब्लम्स आए दिन देखने को मिलती है, तो वो, या फिर आर्थिक रूप से भाई देश की जीडीपी के बारे में बात कर दी, ठीक है? या फिर हम कहें देश की ग्रोथ नहीं हो रही है, इस बारे में बात कर दी। तो ये जो मुद्दे हैं ना, इनके ऊपर संपादकीय लेखन किया जाता है। एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं, जो कि न्यूज़पेपर या मैगज़ीन्स में प्रकाशित होते हैं, और लोग उन्हें पढ़कर ये समझते हैं कि जिसने उन्हें लिखा है, वो क्या कहना चाहता है, ठीक है? और उससे हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और ज़्यादा डिटेल भी मिलती है। और पाठकों को जागरूक करने का भी एक कार्य करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी शहर में बढ़ते प्रदूषण के बारे में संपादकीय लिखा जाता है, तो पाठकों को इस समस्या के प्रति जागरूक करता है और समाधान की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित भी करता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो प्रदूषण है वो एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है, ठीक है, समाज का एक मुद्दा है। तो उसके बारे में चीज है कि भाई प्रदूषण एक सामाजिक मुद्दा है, और उसके ऊपर किसी व्यक्ति ने लिखा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताए कि भाई हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ये किस तरह बढ़ रहा है, क्या कारण है बढ़ने के, ये सारी चीजें उसने अपने उसमें बताई। तो लोग उसको पढ़ने के बाद क्या होगा, एक तो जागरूक होंगे लोग उसके प्रति, और उसका समाधान करने के लिए क्या करेंगे, सोचेंगे, ज्यादा से ज्यादा रोल प्ले करेंगे अपना उसका समाधान करने में। तो ये हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है प्रीवियस ईयर का। यहाँ पे आपका जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है, द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL, मोस्ट फेमस और हम कहें कि काफी ज्यादा हेल्पफुल एप्लीकेशन है आपके लिए। यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे एनईपी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर के, ठीक है, सीबीसीएस के नोट्स मिल जाएंगे, सिलेबस आपको मिल जाएगा एनईपी का और सीबीसीएस का। 1 से 6 सेमेस्टर के स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, 1 से 6 सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, ठीक है। वीडियो नोट्स और रिटन नोट्स भी आपको हमारे ऐप में ही मिल जाएंगे। साथ के साथ स्टूडेंट पोर्टल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, आप वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, अपना एसओएल का डैशबोर्ड लॉगिन कर सकते हैं। कॉलेज के अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, एडमिट कार्ड के अपडेट्स मिल जाएंगे, एडमिट कार्ड भी आप डायरेक्टली ऐप से ही डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कोई डेट शीट आई है, डेट शीट में अपडेट हुआ है, तो वो भी आपको मिल जाएगा, एडमिशन से रिलेटेड लिंक और स्टडी मटेरियल का अपॉइंटमेंट। इन फ्यूचर जब आप सेकंड सेमेस्टर के लिए, थर्ड सेमेस्टर के लिए करेंगे, तो वो भी आप यहीं पे कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है, द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL, या फिर आप DUSOL भी डालेंगे तो भी आपको सिंपली मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये वाला लोगो जो है, इस वाले लोगो के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL, ठीक है। करंट टाइम में 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे ऐप को यूज़ कर रहे हैं, उसका फ़ायदा ले रहे हैं, अपने नोट्स की स्टडी हो गई, क्वेश्चन पेपर हो गए, स्टडी मटेरियल हो गई, ये सब चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप क्यों नहीं उठा रहे? आप भी जाइए ऐप को डाउनलोड करिए। साथ के साथ आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम के 2 हमारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं, ठीक है? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाइए वहाँ पे आपको वीडियो के अपडेट्स, नोट्स के अपडेट्स, कॉलेज के अपडेट्स, सब कुछ आपको वहीं मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके और भी सब्जेक्ट्स के जो एग्जाम हैं उनको भी हम यहीं पे कवर कराएंगे। आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए, कमेंट करिए। इस सब्जेक्ट के वीडियो, मतलब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए कि सर हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बताइए, उसके क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कराइए, हम लोग वो आपको कराएंगे। तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। इस जो बुक है एंशिएंट सोसाइटी, इसके कंप्लीट नोट्स जो कि अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऐप को भी डाउनलोड करना मत भूलिए, ठीक है। ये ऐप का सेक्शन है, ये ऐप में ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल कराई गई हैं, तो आप जाके ऐप को डाउनलोड करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।